हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। ये बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 380 और इसमें पिछले एपिसोड की फाइट कंटिन्यू होने वाली है। वैसे कुछ लोगों को सजेशन था कि इस बीटीएस की स्टोरी के बाद हम रेनेगेड इमोर्टल की तरफ आगे बढ़े। आप इसके बारे में क्या कहते हो? डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन हो तो हमें जरूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से नीचे देखे रेड बटन को ग्रे कर दो। अभी तक हमारी हेल गार्डन फैमिली 100K की नहीं हुई है। ऑनेस्टली काफी अफसोस की बात है। हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे एक्सप्लेनेशन चैनल्स हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन बोलने की स्टाइल हो या फिर वीडियो क्वालिटी, ये सब कितने बदतर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या चलो फ्रस्ट्रेशन को साइड में रख के हम करते हैं सीधा एपिसोड की शुरुआत। पिछले एपिसोड के लास्ट में सोल पैलेस के हॉल मास्टर हनियन ने एक अंडरवर्ल्ड के नाइट को समन किया था, जो कि बहुत ही भयानक क्रीचर था। ये उस प्रोटेक्टर बाइक अटैक को बड़ी आसानी से बाईपास कर देता है और जाने लगता है उस कैनपी की तरफ जहाँ कर्लिंग के अंदर मौजूद था वो डेविल फ्रूट। और जब दोनों के बीच में कुछ दर्जनों मीटर की दूरी रह गई होती है, तभी तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा लग रहा था एक इनविजिबल पावर उस डार्क अंडरवर्ल्ड क्रीचर को अपनी उसी जगह पे जमा चुकी हो। उसकी नजरें नीचे खड़े दो इंसानों के ऊपर जाती हैं। एक मैजेस्टिक लेकिन कोल्ड आवाज बोलती, रेड फ्लेम सी ऑफ फायर। वैंग बस बस के संग सा स्पेस ट्रैम्बल हुआ था, फिर इसमें से रफ्ट होती भयानक फ्लेम्स। ऑफ कोर्स जैन के पास वो पावर नहीं थी जिससे वो इस क्रीचर को रोक सके, लेकिन जैन के ऑरे में कुछ ऐसा खास था जो उस अंडरवर्ल्ड के क्रीचर को एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी की याद दिलाता है। ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का ओवरलॉर्ड था। इस वजह से वो क्रीचर एक पल के लिए जैन को देखे हेजिटेट करता है। वो प्रोटेक्टेड बाय और सोल पैलेस का हनियन दोनों साथ में बोलते हैं, कौन अनएक्सपेक्टेडली जिस क्रीचर को एक साथ दो शान भी नहीं रोक पाया, उसे किसी छोटे से इंसान ने रोक लिया था। सोल पैलेस के लोगों की आंखें एकदम कोल्ड हो जाती है। बस 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 की साउंड सा स्पेस फ्रैक्चर हुआ था। दोनों एक साथ दो शान अपने पूरे ऑरे के साथ जैन के डिस्गाइज को चकनाचूर कर देते हैं। जैसे कि छोटे से बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है। जैन की हालत तो ये बिल्कुल वैसे ही थी। वो चुपचाप से दोनों की तरफ अपने हाथ को वेव करता है। उन टेरिफाइंग औरों की प्रेशर की वजह से उसे मूव करने में परेशानी हो रही थी। वो हनबूजी धाड़ के बोलता है, पकड़ लो इसे। जहाँ तक बात रही उस हनियन की, उस डार्क अंडरवर्ल्ड क्रीचर को कंट्रोल करने में लग गया था। उस वाइट प्रोटेक्टर और मार्क की मौजूदगी की वजह से वो खुल के हमला नहीं कर सकता था। लेकिन अब जैन उसकी किल हिट लिस्ट में आ चुका होता है। तुरंत ही सोल पैलेस की वो शैडोई फिगर्स जिनकी स्ट्रेंथ 6 स्टार दोशान के ऊपर होती है, ये विंड ब्रेकिंग साउंड सा शूट हो जाते हैं जैन की तरफ। जैन अपने पीछे खड़े जीशॉन को देख के हल्का सा मुस्कुराता है। दोनों ही हेल्पलेस से साय करते हैं। वहीं पे सोल पैलेस के वो 6 स्टार दोशान जिन्हें ढक रखा होता है ब्लैक हॉरे ने, ये अपनी ब्लैक चेन्स को जैन की तरफ शूट करते हुए बोलते हैं, हेवंस ने तुम्हें रास्ता दिया था, लेकिन तब भी तुम्हें हेल के दरवाजे की तरफ आना है। इसी मोमेंट पे जैन एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोलते, तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट है। आगे गूंजती है जीशॉन की आवाज। ये थी टेक्निक वुडन ट्री रैपिंग अराउंड द वर्ल्ड। जमीन में रंबल और क्रैक क्रैक की आवाजें गूंजती हैं। नीचे से निकलने लगते हैं बड़े बड़े पेड़ और पैनी पैनी वाइन्स। इस सरप्राइज अटैक ने दुश्मनों को अपने अंदर जकड़ लिया था। उस टेरिफाइंग वुड एटीट्यूड की एनर्जी को फील करके सोल पैलेस के लोग कहते हैं, कौन। तभी जीशॉन बोलता है, बद्दजियन आगे तुम्हें संभालना होगा। हालांकि उसने सोल पैलेस के एक्सपर्ट्स को उलझा दिया था, लेकिन जीशॉन के लिए काफी बड़ा वर्डन भी होता है। लाइटिंग स्पीड से जियान की एंट्रीज चेंज होने लगती हैं, जिससे फ्लेम फिर से जागती है और बढ़ने लगती है उस अंडरवर्ल्ड क्रीचर की तरफ, क्योंकि यहाँ के सिग्नल सप्रेस हो चुके थे। तो फिर जियान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं सोल पैलेस के लोग। अगर हनिन फिर से उस क्रीचर के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो जियान को अपने प्लान्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। पर ऐसे एब्सोल्यूट पावर के सामने उसकी ट्रिक्स बिल्कुल बेकार थी। वैसे भी होली सीख के लोग यहाँ पे पहुंचे नहीं होते हैं जो कि सोल पैलेस को रोक सके। वो हनबूजी जिसे गामा और व्हाइट प्रोटेक्टर ने रोक रखा था, बैटल के बीच में हनिन की तरफ देखता है। फिर उससे दिखाई देती है जियान की फ्लेम्स। उसके मन में एक बहुत बुरी फीलिंग आती है। तभी जियान का फिगर शूट होकर अपीयर होता है उस क्रीचर के सामने। उस क्रीचर के ऊपर वापस से थोड़ा सा कंट्रोल हासिल करने की वजह से उस हनियन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल थी। वो कहता है, खत्म कर दो इसे। तुरंत ही डार्क अंडरवर्ल्ड क्रीचर अपने हाथ को उठाता है, जो एक ही झटके में बढ़ जाता है जियान की तरफ। इसी पर जियान की एंशर रूलर उसके हाथ में आती है और उसके ऊपर एक अजीब सी डार्क एनर्जी अपीयर हुई थी, जो कि जियान को पूरी तरीके से ढक लेती है। लेकिन बाकी लोग उस जैसे फॉर्चुनेट नहीं थे। ये क्रैशिंग आवाजों के साथ बढ़ने वाला पाम जियान को तो उस ब्लैक एनर्जी की वजह से बख्श देता है, लेकिन इसके संपर्क में जो भी सिंदर्स और सोल पैलेस के लोग आते हैं वो पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाते हैं। ये अटैक इतना टेरिफाइंग था कि जैसे वो इविल ट्री से टकराया था, क्रैक क्रैक पफ पफ की साउंड के साथ उस पेड़ की सारी डालियां अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होने लगी थी। वो बस एक लंबी सी डंडी बची रह गई थी जिसके ऊपर वो कर्डन रखा हुआ था। वहीं पे बाकी के लोग गहरे काले रंगों में बदल के
उस अंडरवर्ल्ड क्रीचर की बॉडी में समा जाते हैं। और दूसरे अटैक ने जीशुआन के उन पेड़ों के साथ साथ सोल पैलेस के लोगों को भी खत्म कर दिया था, लेकिन वो पेड़ पौधे फिर से उगने लगते हैं। बेसिकली ऐसी हरियाली और उस डार्क एनर्जी की वजह से ये जगह एक लाइफ और डेथ की अजीब सी मिक्सचर बन गई थी। हाउएवर इसी मोमेंट पे जान के दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो ही करके बोलती है डार्क अंडरवर्ल्ड। ये जगह भी शाओ क्लैन का हिस्सा थी और यहाँ के क्रीचर को समन करके शाओ क्लैन के डिसेंडेंट को खत्म करना ये बहुत बड़ी भूल है। लेकिन बच्चे मैं बाहर से होली वॉर को फील कर पा रहा हूँ और क्योंकि मैं पूरी तरह से जाग नहीं पाया हूँ इसलिए मेरा बाहर आना सही नहीं होगा। जन अपनी फ्लेम एम्पर रिंग को छू के बोलता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है वे गेम और भी एक्साइटिंग होने वाला है। वो फील कर पा रहा था कि उसके फ्लेम एम्पर रिंग में से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एंटिटी जाग उठी है। इस पर जंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। उसके माथे से बहने वाला पसीना उसके पूरे कपड़ों को भिगा लेता है। उसकी दोनों हथेलियों में 2 ब्लैक पीपल्स चमकती हैं। ऐसा लगता है जैसे डार्क अंडरवर्ल्ड से उठ के आई हो। जब धीरे धीरे कर ये पिच ब्लैक लाइट पूरे स्पेस को ढकने लगती है और किसी की नजरें जियानोस डार्क क्रीचर के ऊपर टिक जाती हैं। वे इन सबकी सांसें थम गई थी। वो डार्क अंडरवर्ल्ड से समन होने वाला नाइट अपने घुटनों को टेकता है। ये देखे गाम और बाकी लोग चिल्ला के बोलते हैं डैम यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ये डार्क अंडरवर्ल्ड नाइट इसके कंट्रोल में आ चुका है। इस पर सबसे ज्यादा हैरानी जिसके चेहरे पे थी वो और कोई नहीं बल्कि हनियन था, सोल पैलेस के 4 हॉल मास्टर्स में से एक। ये डार्क अंडरवर्ल्ड नाइट कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इसे समन करने के लिए हनियन को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा था। खर्चे का मतलब होता है सैक्रिफाइसेस और एनर्जीज। और जब उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत के फल को चुराया जाए तो हनियन की आंखें एकदम क्लियर इंटेंट से भर जाती हैं। और उसके पास जान को घूरने का टाइम नहीं था क्योंकि अब उसके हाथ से वो क्रीचर जा चुका था। तो फाइनली इस व्हाइट प्रोटेक्टर को इस हनियन के ऊपर काउंटर अटैक लॉन्च करने का मौका मिल जाता है। वो हा हा करके बोलता है टायमिंग इविल सोर्ड। उसका व्हाइट पाम उठता है और उस लंबी सी सोर्ड में से एक अजीब सी ब्लैक बीम निकली थी जो कि आसमान में जाके चारों तरफ के ग्रीन इविल ऑरे को इकट्ठा करती है और फॉर्म करती है एक बहुत ही भयानक तलवार को। ऐसा लग रहा था जायंट सोर्ड सीधा डेथ गॉड के हाथ से आई हो। इस डार्क ग्रीन इविल सोर्ड के बनते ही पूरा नेस्ट एकदम अनी से भर जाता है। इस तलवार की धार से कोल्ड लाइट निकलती है। इसके सामने हनबुजी जैसा एक्सपर्ट भी प्रेशर फील करता है। अभी गामा के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान थी। वो बोलता है व्हाइट प्रोटेक्टर सच में ऐसे डरावने तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जानता था कि इस लेवल का अटैक के एक साथ 2-4 मिनट से एक एक्सपर्ट को भी खत्म करने की पावर को रखता है। वहीं पे हनियन और हनबुजी दोनों ही अर्ली स्टेज के एक्सपर्ट होते हैं। इसके रिप्लाई में हनबुजी कोल्ड आवाज में कहते हैं तुम अपनी चिंता करो। वो फिर से सुसु की आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से काले रंग का धुआं निकलने लगता है जिसमें कई सोल बॉडीज की आंखें चमक रही थी। क्योंकि सोल बॉडीज बहुत जल्दी मेटल चेन्स को फॉर्म करती हैं जिनका सीधा टारगेट बनता है गामा। यार ऐसा लगता है इस मोमेंट में गामा को भी किसी चीज का डर न हो। आसमान की वो सोड उसे भी बूस्ट प्रोवाइड करती है। जब गामा और बूजी एक दूसरे को रोक रहे होते हैं वो व्हाइट प्रोटेक्टर कोल्ड टोन में बोलते हैं हनियन चलो अब बस एक अटैक से फैसला किया जाए। हालांकि इस टेक्निक को फॉर्म करने की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था लेकिन वो क्लियर इंटेंट से भरी मुस्कान कहीं गई नहीं होती। जवाब में हनियन हंस के बोलता है प्रोटेक्टर भाई तुम सच में अपनी रेपुटेशन के वर्दी हो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे मिटा दोगे तो लगता है तुम सपना देख रहे हो। रिटर्न ऑफ ऑल सोल्स। जैसे उसकी आवाज गूंजी थी हनियन के चारों तरफ का ब्लडी ऑरा बहुत तेजी से कांपने लगा था। वो इतनी बैंग बस 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 की आवाजें वो सोल बॉडीज तेजी से चीखना शुरू कर देती हैं। उसके चारों तरफ एक पर्गटी बन गई थी। ऐसे ग्लूमी और डरावनी ऑरे की वजह से बॉयज व्हाइट प्रोटेक्टर की वजह उठ जाती हैं। वो कहते हैं इस आदमी के शरीर की ताकत ये कुछ सही नहीं है। वो अपनी लॉन्ग सोर्ड को पूरी ताकत से पकड़ के हनियन को पूरे फोकस के साथ घूरने लगा था। उसे जैसे कोई कमजोरी मिलती है वो तुरंत हमला करेगा। तभी हनियन की धाड़ गूंजती है जो बोलती है फेथ सोल चेन। अचानक से क्रैक के साउंड के साथ उसके सर के ऊपर का स्पेस ट्विस्ट होता है जिसमें से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग चेन बाहर आई थी। इस चेन से जगह जगह पर इल्यूजरी बॉडी लटकी होती हैं और जब ऐसे हजारों सोल बॉडी चीखती हैं ये नजारा बेहद खौफनाक हो जाता है। ध्यान से देखा जाए तो चेन के ऊपर बहुत ही अजीब से पैटर्न्स मौजूद थे। ये भले डार्क और सिनिस्टर हो लेकिन इनके अंदर कुछ डिवाइन पावर मौजूद होती है। इसे सेंस करके प्रोटेक्टर भाई कहता है ये फेथ की पावर है। समझना अगर कोई रिनकार्नेशन रियम तक नहीं पहुंचा हो तो फेथ की पावर को छू भी कैसे सकता है। वो जानता था कि अगर फेथ चेन उसे टकरा जाती है तो उसकी सोल भी अंदर खींच ली आएगी। हनियन खैर उसका जवाब नहीं देता। उसके मुंह से एक शब्द आता है जो था डाई। अपनी आंखों में ट्विस्टेड एक्सप्रेशन को लेके वो सीधा प्रोटेक्टर बाई की तरफ पॉइंट करता है। उसके ऑर्डर को मान के चेन आगे बढ़ गई थी। वहीं पे प्रोटेक्टर बाई भी गुर्रा के बोलता है सोर्ड ऑफ इविल लाइट। नेक्स्ट मोमेंट में उस डार्क ग्रीन इविल सोर्ड और फेथ चेन के बीच में होती है भयानक टकरावट। एक क्रैश बूम की आवाज गूंजी थी। ये खोले इतना ओवरवेलमिंग था कि इसने सारी बैटल्स को रोक दिया था। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रिलीज होने वाली रेपल्स की वजह से जमीन ट्रैम्बल होकर जगह जगह से फटने लगती है। इस मंजर को देख के अच्छे चौकी रोएं सूख सकती थी। वो हनबुजी जो कि सोल पैलेस के बाकी के एक्सपर्ट्स के साथ खड़ा हुआ था वो कहता है हनियन की फेथ पावर इतनी जल्दी जगा दी। इसी बीच वो मार्क जो कि इस इविल कटलन से जुड़ा हुआ था उसकी मार करके एक आवाज गूंजती है। इस पावर ने आसमान के किस्से
दूसरे को बदल दिया था, लेकिन दोनों अटैक्स के कोलिजन की वजह से ये बदलाव भी छिप से जाते हैं। फाइनली टाइम आ चुका था जब हम जियान की तरफ फोकस करें। इस मोमेंट में जियान की कॉन्शियसनेस एक डार्क स्पेस में चली गई थी। यहाँ ना कोई स्ट्रक्चर होता है ना कोई लाइफ आ रहा, एक रियल डेथ जोन थी। वो खुद से बोलता ही हो कह रहा है, अभी बाहरी दुनिया में डार्क अंडरवर्ल्ड क्रीचर चुपचाप से बस एक जगह पड़ा होता है। धीरे धीरे जियान उस डार्क स्पेस में अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब उसे कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं। उसे पास जाके एक इल्यूजरी फिगर दिखाई दिया था जिसके चारों तरफ झिलमिला रही होती है 22 अलग रंगों की फ्लेम्स, और साइड में फ्लोट कर रही थी उसकी फ्लेम एम्पर रिंग। इस सीन को आखिर कैसे नहीं पहचान पाता। वो एक दबी हुई आवाज में कहता है टीचर। जैसे जियान के मुंह से आवाज निकली थी वो चुपचाप से बैठा हुआ अंडरवर्ल्ड नाइट अचानक से अपनी काली आंखें खोलता है जो सीधे जियान के ऊपर टिक जाती है। दब दब दम के साउंड के साथ एक टेरिफाइंग प्रेशर जियान को जमीन में घुसेड़ने की कोशिश करता है। जियान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी बर्फ की गुफा में डाल दिया गया हो। इसी पर एम्पर तोशे का फिगर बोलता है, प्रेज़म्पचुअस, ये तुम्हारा कंपेनियन है। इस बुड्ढे की मैजेस्टिक आवाज को सुन के वो डार्क नाइट तुरंत ही किसी शेर से बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया था। वो बिना हेजिटेशन के सर को झुका के बैठ जाता है। क्या जियान इन सबकी परवाह नहीं करता। एक ही फ्लैश में अपीयर होता है उस बुड्ढे के सामने। अभी उसकी आंखें नम थी। वो अपनी गिली नाक को पहुंचती बोलते, ओ ओल्ड टीचर, क्या सच में आप ही हो। दुखी कॉन्टिनेंट से आने के बाद जियान अपने टीचर से दोबारा मिल रहा होता है। फाइनली एम्पर तोशे की नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहते हैं, मेरे इनहेरिटर, तुमने बहुत मेहनत की। उनकी होठों पे हल्की सी मुस्कान आती है। तुरंत ही जियान महसूस करता है उसके जख्म बढ़ने लगे हैं। वो पूछता है, टीचर ये सब है क्या। एम्पर तोशे की फ्लेम जैसे बाल अब भी झिलमिला रहे थे और उनके आईब्रोज के बीच में मौजूद होता है ऐसा मार्क जिसके ऊपर हेवन अर्थ के रूल्स भी अप्लाई नहीं होते। वो बताते हैं एक डिफरेंट स्पेस है, डार्क अंडरवर्ल्ड की खास ताकत, और बच्चे में रियल बॉडी नहीं बल्कि रेमिनेंट सोल है। तुम्हारी पावर जैसे जैसे बढ़ेगी, मैंने जो चीजें एम्पर रिंग में तुम्हारे लिए छोड़ी हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही अपीयर होती जाएंगी। चलो असली बात करते हैं। ऐसा लग रहा था एम्पर तोशे जियान के मन के सारे सवाल पड़ चुके हों। वो अपने सिर को हिलाते हैं। उनके फ्लेम वाले बाल ग्रो हुए थे। बीच हवा में एक फुटान बन जाता है। जब जियान इस चीज के ऊपर बैठता है उससे एक ऐसी नई पावर फील होती है जो आज तक कभी महसूस नहीं हुई। उसकी कल्टिवेशन कंट्रोल में नहीं रहती। गूंजते कुछ मफल्ड बूम 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 की आवाजें। जियान लेट से ब्रेक थ्रू कर गया था। तभी एम्पर तोशे बताते हैं, बहुत समय पहले सोल पैलेस ने इविलियर्स के साथ मिलकर फाइट की थी। ये उस पहले महायुद्ध की बात है जब इन नालायक लोगों ने इंसानों का साथ छोड़ के इविलियर्स के साथ एक अलायंस बना ली थी। लेकिन उनका मकसद क्या था ये अब तक साफ नहीं है। उस महायुद्ध में जैसे जैसे लोगों की जाने गई, सोल क्लैन की पावर आसमान छूने लगी। और अब वो क्या प्लान कर रहे हैं तुम्हें समझना होगा। याद रखना है, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेमा यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे तुम्हें सफल नहीं होने देना है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हो गया तो पूरी दुनिया हिला देगा। जियान धीरे से पूछता है, मास्टर ऐसा क्यों। इविल रेस के अंदर कैसी पावर थी जियान कहीं ना कहीं फील कर पा रहा था। एम्पर तोशे एक्सप्लेन करते हैं, पहले वॉर में सिन ऑर्गेनाइजेशन के कई टैलेंटेड लोगों ने इस मॉडल को बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन हजारों सालों के बाद ये लोग फिर से वही कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है ये सफलता के बहुत करीब है। जियान नोट करके बोलता है, डिसाइपल समझ गया, लेकिन मास्टर मेरी ताकत तब भी इतनी नहीं है कि मैं इन इट्स दो शांस के बीच में इंटरफेयर कर सकूं। इसलिए टीचर, क्या आप खुद सामने नहीं आ पाएंगे। इस लड़के की चालाकी को देखे तोशे हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वो सिर को हिला के बोलते हैं, चालाक लड़के, लेकिन तुम सही कह रहे हो। हाउएवर अभी मेरा सामने आना सही नहीं होगा। आखिरकार वो एंजल्स, उनकी आवाज थोड़ी टेप रिकॉर्डिंग जैसी लग रही थी। ये साउंड इतना धीमा हो जाता है कि जियान तक पहुंच नहीं पाता। फिर तोशे एंशिएंट गॉड उस डार्क अंडरवर्ल्ड वॉरियर की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं, बच्चे क्या तुमने इसे देखा। अनएक्सपेक्टेडली अंडरवर्ल्ड शैडो नाइट का एक इमेज इस दुनिया में भी अपीयर हो चुका था। ये शायद उसकी असली सोल होगी। जियान इस नाइट को बहुत ध्यान से देखता है। फिर वो कहते हैं, हाँ ये बहुत पावरफुल है। ये चीज भले अभी शांत पड़ी हो, लेकिन यह जानता था कि वो उसे एक ही बार में खत्म कर सकता है। एम्पर तोशे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते, मैं इसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, फिर तुम जब चाहो उसे अपनी मर्जी से समन कर सकोगे। लेकिन याद रखना, ये अंडरवर्ल्ड का क्रीचर है। अंडरवर्ल्ड इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि इसकी वजह से इविल रेस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के ऊपर खुलेआम हमला नहीं कर पा रही है। आखिरकार ये नहीं जानते कि अंडरवर्ल्ड क्या करेगा, इसलिए जब तक कोई रास्ता ना बचे तुम इसे समन मत करना। इस प्रपोजल को सुन के जियान की आंखें चमकने लगती हैं। कॉन्ट्रैक्ट समनिंग टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए समनिंग एट्रीब्यूट वाले कल्टिवेटर्स का होना जरूरी होता है। ऐसे लोगों की वैल्यू एल्केमी से कम नहीं होती। ये बस अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करते बल्कि दूसरी डायमेंशन से भी पावरफुल क्रीचर को समन करके अपनी साइड से फाइट करवा सकते हैं। एम्पर तोशे बोलते हैं, ठीक है, अपनी सांसें स्थिर करो, मैं रास्ता बनाता हूँ। जियान आंखें बंद करके अपने दिमाग को शांत करने लगा था। अब उसे जब फाइनली अपनी पावर महसूस होती है, उस सरप्राइज से भरी आवाज में कहते हैं, 5 स्टार द इमोर्टल लेट स्टेज। म्यूइंग को रिवाइव करते टाइम जियान ने अपनी पावर का कुछ हिस्सा खो दिया था। हालांकि उसके बाद जियान की रिकवरी हो गई थी, लेकिन फिर से कल्टिवेशन में उस पीक लेवल तक नहीं पहुंच
पहुंच पाया। लेकिन ये काम बस एम्बर तोशे के और नहीं करके दिखा दिया है। उसके मास्टर बोलते हैं चलो शुरू करते हैं। जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नोट करता है। गूंजती एक मैजेस्टिक आवाज जो बोलती है विद माई डिवाइन पावर क्रिएट द स्टार रोड, कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इक्वलिटी। एम्पर तोशे दोनों के बीच में खड़े हुए थे और उनकी बॉडी से डिवाइन लाइट फूटती है। वो इस मोमेंट में सच में किसी डिवाइन बीइंग की तरह लग रहे थे। फिर उनके पैरों के नीचे से फैलने लगता है एक स्टार पैटर्न जो तीनों को एक घेरे में ले लेता है। इसी पल जियान की राइट आर्म में अचानक से ड्रैगन पैटर्न उभर आते हैं जिनमें एक एंशिएंट ग्लो था। ये देखे एम्पर तोशे बोलती है ड्रैगन गॉड का थर्ड चेंज द लॉर्ड का पैटर्न। बच्चे बहुत अच्छे, चलो मैं सेम्ब्रेड को तुम्हारी हथेली पे देता हूँ। उनके एक इशारे पे जियान के आईब्रोज के बीच में से उसकी सोल का छोटा सा ट्रेस उस अंडरवर्ल्ड क्रीचर के सामने अपेयर हुआ था जो उसकी फोरहेड में इम्प्रिंट हो जाता है। और उनकी स्पेस में बैंग बस 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 की साउंड गूंजती है। ऐसा लग रहा था जैसे एक डायमेंशन कनेक्शन बन रहा हो और इनका सोर्स जियान और अंडरवर्ल्ड थे। इसी पल एम्पर तोशे बोलते हैं एटर्नल एंशिएंट रूलर जाओ तुम भी इसे फॉलो करो। इसके साथ फ्यूचर में तुम्हारी डिवाइन वेपन वाली चमक फिर से वापस लौटेगी। न जाने कब एम्पर तोशे के सामने रूलर अपेयर हो गई थी। जैसे उनकी बीच वाली उंगली रूलर को छूती है, रूलर वेंगोमो के साउंड का ट्रैम्बल होती है। उसका होली पैटर्न बहुत तेजी से कांपने लगा था जैसे उसने अपनी असली मास्टर को देख लिया हो। खैर कुछ ही देर में चीजें शांत भी हो जाती हैं, लेकिन जियान और उस डार्क अंडरवर्ल्ड नाइट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अब भी एस्टेब्लिश हो रहा होता है। हम फाइनली फोकस करते हैं बाहरी दुनिया में जहाँ वो इविल ग्रीन सोर्ड उस खून जैसी लाल चेन से बूमिंग आवाजों के साथ टकरा रही थी। दोनों ही अटैक्स पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं। हाउएवर इनके पॉइंट ऑफ कोलिजन से निकलने वाली डिस्ट्रक्टिव वेव पूरे लेयर को तहस नहस कर देती हैं। दूसरी तरफ वो एक्सपेरिमेंट करने वाला लॉर्ड सेमा जो कि अपने आप को उस फर्नेस से मिला चुका था, उसके एक साइड पे बचे हुए सारे सिनर्स अपनी सारी ऊर्जाओं को उस फर्नेस के अंदर भेजने लगते हैं। ऐसा होते इविल ट्री के ऊपर के फर्नेस का साइज बढ़ता है। जब वही कर्डन उस व्हाइट प्रोटेक्टर की एनर्जी को खींच रहता है तो कमजोर होने की वजह से फाइनली उसकी स्वॉर्ड पीछे हटी थी। गूंजती एक बैम की साउंड फाइनली हनिन की फेथ सोल चेन इस क्लैश में जीत हासिल करती है। वो व्हाइट प्रोटेक्टर जमीन पर गिरा था और इसकी लाइफ और डेथ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए हनिन तेजी से हंस के बोलते ये हमारे सोल पैलेस के खिलाफ जाने का अंजाम। वहीं पे जब बाकी सीनियर्स इस सीन को देखते हुए चिल्ला के बोलते हैं प्रोटेक्टर बाय, लेकिन गामा अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है जाने दो उसे, वो मर चुका है। उसके डार्क ग्रीन हेयर अजीब तरीके से लहरा रहे थे। तभी हम सोल पैलेस के हनिन को अपनी हैंडसीज को चेंज करते हुए देखते हैं। वो चेंज जगह जगह से पफिंग आवाजों के साथ फटती है। आसमान में एक बड़ा सा लाल रंग का फर्नेस बनता है जिसके अंदर से शाबू शाबू की आवाज के साथ एक सफिशिएंट फोर्स आई थी। ये कंप्लीट करने लगती है उस ग्रीन फर्नेस से। इस फ्लोर में मौजूद सारी डेड बॉडीज एक एक करके उसके अंदर निकली जाती हैं। हर बार जब ये सी बीस्ट और ह्यूमंस अंदर जाते थे ये काले रंग की रोशनी में बदल के उस फर्नेस की सोल फ्लेम के अंदर समा जाते थे। जैसे सोल फ्लेम की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। इस मंजर को देख के फाइनली गामा के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो हनिन को देख के बोलते हैं आदमी बिल्कुल सिंपल नहीं है। उसने कभी सोचा नहीं था कि सोल पैलेस की हॉल मास्टर के पास ऑलरेडी फेथ की पावर आ चुकी होगी और एक व्हाइट प्रोटेक्टर को इतनी जल्दी खत्म कर देंगे। लेकिन उसे हर हॉल में लॉर्ड मार्क को प्रोटेक्ट करना था जैसे डेविल फ्रूट मैच्योर हो सके। उस फर्नेस के बीच के वोर्टेक्स की स्पीड बढ़ती जा रही थी। स्पेस में एक अजीब सी टेंशन छा जाती है। जीशवान जो कि अपनी एंशिएंट ट्रेस के बीच छिपा हुआ था वो ये देख के बोलता है नॉट गुड, मुझे इसे रोकना ही होगा। तभी फाइनली उसकी नजरें जियान की लोकेशन के ऊपर जाती हैं। वो पाता है कि फर्नेस का वोर्टेक्स चाहे कितना भी वॉलेंट क्यों ना हो ये उस डार्क अंडरवर्ल्ड नाइट और जियान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। और अभी जियान उस नाइट के कंधे बैठा हुआ था। जीशवान गुस्से बोलता ही हो क्या रहा है। इसी पल गूंजती है रंबलिंग आवाजें। ये पूरी जमीन थरथराती है। हम देखते हैं उस डार्क अंडरवर्ल्ड नाइट को खड़े होते हुए और उसकी आंखों में एक अलग ही पहनापन था। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से फैलने वाली फ्लक्चुएशंस सबकी होश उड़ा देती हैं। वो हनबूजी घबरा के बोलते हनिन ये हो क्या रहा है। अब उसकी पावर भी इस डार्क अंडरवर्ल्ड नाइट को रोक नहीं पा रही थी इसलिए हनबूजी बस हनिन की तरफ चिल्ला ही सकता था। यार हनिन की आंखें भी कोल्ड थी। वो सिर हिला के बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरा उससे कनेक्शन टूट चुका है। तभी उसे डार्क अंडरवर्ल्ड क्रीचर के कंधे पे एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दिया था। उसके इशारे पे बाकियों की नजरें भी वहां जाती हैं। वो यंग मैन जो कि डार्क नाइट के कंधे पे खड़ा हुआ था ये इतना छोटा होता है कि अगर इसे ध्यान से न देखा जाए तो ये पूरी तरीके से इग्नोर हो जाएगा। लेकिन बस यही बात ही सबको कांपने मजबूर कर देती है। हनिन का चेहरा तुरंत ही फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। वो गुर्रा के बोलता है डैम लिटिल बीस्ट, हनबूजी चलो मेरे साथ, हमें इसे कैप्चर करना होगा। डार्क अंडरवर्ल्ड नाइट की पावर ये उससे भी हाई लेवल पे होती है और अब अगर ये लड़के से कमांड कर पा रहा है जिसकी स्ट्रेंथ बस 5 स्टार दोशान लेट स्टेज की है तो यहाँ पे जरूर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। लेकिन तभी हनबूजी को कुछ फील हुआ था। वो सिर हिला के साय करके बोलता है शायद अब देर हो चुकी है। इसी मोमेंट में आसमान में क्रैकल क्रैकल की आवाजें गूंजती हैं। आसमान का डिस्टॉर्टेड स्पेस अपने आप ही ठीक होके बड़े बड़े बादलों को कंडेंस करने लगा था। फिर टिप टिप करके पानी की बूंदें गिरती हैं। हनबूजी ने अपने हाथ को ऊपर उठाया था जब एक बूंद उसके हथेली पे गिरती है। इस बूंद को सेंस
सेंस करके उसकी आंखें श्रिंक हो गई थी। वो चिल्ला के बोलता है सब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ये बूंदे भले रेत के कणों जितनी छोटी हो, लेकिन इनका रंग बहुत ही अजीब सा डार्क ग्रीन था। मुझे जैसे पावरफुल एक्सपर्ट को भी इनसे डर महसूस होता है। तभी अचानक से स्पेस में एक ईविल आवाज गूंजती है जो कहती है शेयू, लो तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा। फिर सर के साउंड के साथ वो बूंदे तेज हो जाती हैं। जैसे ही बूंदे नीचे पड़े सी बीस्ट और इंसान के ऊपर गिरती हैं, अचानक से सब अपनी आंखें खोलने लगते हैं। एट द सेम टाइम उनकी बॉडी को ढकने लगते हैं सिनिस्टर ऑरे। ये विशिंग विंड ब्रेकिंग आवाजों के साथ सीधे आसमान में प्रकट हुए थे और उस ईविल ट्री की तरफ देख के साथ में बोलते हैं मास्टर, बारिश का गिरना अभी बंद नहीं हुआ था। ये सब जैसे और भी ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करते हैं। उनके शरीर पे वो एक्सपेरिमेंट के घाव बहुत जल्दी बढ़ने लगे थे। अभी सोल पैलेस के दोनों होल मास्टर्स ही बचे थे जिन्हें रेन कंट्रोल नहीं कर पाई थी। बाकी सबका दिमाग घूम गया होता है। बेसिकली बस एक बारिश ने पूरे युद्ध का रुख बदल के रख दिया था। हालांकि हनमुजी का सोल फर्नेस भी टेरिफाइंग था, लेकिन जिस तेज से इविल रेन सब कुछ बदल के रख देती है, दोनों ही टेक्निक्स के बीच में साफ फर्क दिखाई देता है। फर्क की आवाज के साथ सोल फर्नेस से वो आग निकलती है, लेकिन ये बारिश का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। वहीं पे जब वो रेन की ड्रॉपलेट्स उस डार्क नाइट के ऊपर गिरती है, एक मिस्टीरियस ब्लैक पावर इन्हें डिवावर कर लेती है, जैसे उस अंडरवर्ल्ड नाइट के ऊपर इनका कोई असर ही न हो रहा हो। जब वो सोल बूजी सिचुएशन को इस तरीके से बदलते हुए देखता है, जहाँ पे अब उसे बस इतने सारे फिगर्स का ही सामना नहीं करना बल्कि उस डार्क नाइट को भी संभालना है, तो उसका दिमाग हिलना गया था। वो कहते हैं हनियन अब हमें क्या करना चाहिए। हनियन खुद को भी काम दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो कहते हैं इट्स ओके, हमारे पास अभी फर्नेस वॉर्टेक्स है, उसके हिसाब से अगर कोई चीजों को बदल सकता है तो बस ही फेस पावर का फर्नेस वॉर्टेक्स ही है। हनियन तुरंत ही अपने मुंह से कुछ सोल एसेंस को थूकता है जो सीधे उस फर्नेस के अंदर चला गया था। इसके बाद वो एंसीज को चेंज करके बोलता है स्वॉलो देम। वैंग बस के साउंड साथ बड़ी फर्नेस टेढ़ा हुआ था। रिलीज होती है वो अनकंट्रोलेबल सक्शन पावर जो बहुत सारे क्रीचर्स को अपने अंदर खींच लेती है। इविल रेन के अपीयर होने के बाद जियान और डार्क लॉर्ड दोनों ही शांत खड़े होते हैं। हम बेसिकली उस अंडरवर्ल्ड नाइट को डार्क लॉर्ड कह रहे हैं क्योंकि जियान ने पहले जीशुआन को डार्क लॉर्ड के ऑरे में छिपा लिया था। इविल रेन जीशुआन को अफेक्ट नहीं कर पाती। तभी हम एक और आवाज को सुनते हैं जो खुद से बोलता है, ये जियान नाम का लड़का इस नए डेवल फ्रूट के लिए सबसे अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट हो सकता था। उस टैंशिंग एम्पायर की प्रिंस से ज्यादा खतरनाक। अफसोस की बात है कि मैं पहले से एग्रीमेंट में पहुंच चुका हूँ। उस सिविल फर्नेस के अंदर वो डेवल फ्रूट अपने अंदर एक लाइफ फोर्स को पैदा करता है। अगर कोई अपनी कानों को इसके पास ले जाए तो उसे इस फ्रूट के अंदर से धड़कनें भी सुनाई देंगी जो हर एक सेकंड के साथ और मैच्योर होती जा रही थी। इसी मोमेंट में फाइनली जियान गहरी सांस भरता है। वो सोल पैलेस के लोगों को देख के बोलते चलो इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए। जमीन क्रैक के साउंड साथ फटती है। उस डार्क लॉर्ड का फिगर सीधा उस बड़ी फर्नेस के सामने अपीयर हुआ था। फिर बिना हेजिटेशन के उसका आर्मर वाला हाथ उठता है जो कि किसी बड़े से पहाड़ की तरह लग रहा था। फाइनली स्पेस में गूंजती एक बूम की आवाज। दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई एनर्जी रिपल नहीं फैली थी और ना ही कोई रेजिस्टेंस दिखाई देता है। वो बड़ी फर्नेस एक ही बार में फट गया था। साथ में सोलियन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है कैसे पॉसिबल है। उसे डार्क अंडरवर्ल्ड नाइट की पावर अच्छे से पता थी। ये चाहे कितना भी हाई लेवल का क्रीचर हो, लेकिन फर्नेस वॉर्टेक्स इसमें फेथ की ब्लेसिंग थी। फिर इतनी आसानी से कैसे टूट गया। लेकिन तभी उसकी इंस्टिंक्ट चीखती है। वो देखता है जियान की तरफ जिसके हाथ में अभी एक 4 रंगों का फायर लोटस मौजूद था, जिसमें से चर्प 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 की आवाजों के साथ स्पेस में फैल रही होती है बहुत ही भयानक फ्लक्चुएशंस। जियान कहता है ये लो अब तुम इसका सामना करो। एक के फ्लैश में जियान का फिगर डार्क लॉर्ड के सर के ऊपर अपीयर हुआ था। एट द सेम टाइम उसका बुद्धा फ्यूरी संसार लोटस सीधा उस हनियन की तरफ शूट हो जाता है। एक्चुअली एम्पर तोशे के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जियान और डार्क लॉर्ड के बीच में इक्वल ट्रीटी होती है। ये मास्टर सर्वेंट का रिश्ता नहीं बल्कि कॉमरेड्स का होता है। इसी वजह से डार्क लॉर्ड जियान के साथ अपनी पावर को भी शेयर कर सकता था। सबनिंग कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके के होते हैं, लेकिन मास्टर सर्वेंट इक्वलिटी कॉन्ट्रैक्ट ये सबसे ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होता है। अभी चाहे हनबुजी हो या फिर हनियन, दोनों दुश्मनों से घिर चुके थे। एक तरफ तो इविल रेन फैल रही होती है, दूसरी तरफ जियान का बुद्धा रात लूटस। वहीं पे गामा ने भी अटैक करके हमले को 3 तरफा बना दिया था। हनियन दादी मीस के बोलता है चलो साथ में लड़ते हैं। उसकी नजर एक बार मार को देखती है, फिर फर्नेस को। हनियन और हनबुजी क्रैश के साउंड के साथ 2 डरावनी टाक लाइट में ट्रांसफॉर्म हुए थे। इनमें से एक लाइट ग्रुप सीधे जियान के लोटस से टकरा जाता है, दूसरा बढ़ता है गामा और उसके साथियों की तरफ। जैसे रिनकार्नेशन लोटस और उसके बीच में कांटेक्ट हुआ था, गूंजती अर्थ शैटरिंग बैंग 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 की आवाजें, चारों तरफ ओवरवेलमिंग एनर्जी वेव्स फैलती हैं। तभी कोई चिल्ला के बोलता है भागने वाले हैं। ये सुन के गामा ऑर्डर पास करता है रोको इन्हें। वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डार्क ग्रीन इविल डीमन में, अपने हाथ में इकट्ठा करता है थंडर वेपन और टूट पड़ता है हनियन और हनबुजी के ऊपर। हनियन की आवाज कोल्ड थी। वो कहता है भले हम आज लापरवाह रहे हो, लेकिन आखिरकार जीत हमारी होगी। सोल बरियल 10,000 सोल थॉर्न। इसी इंस्टेंट में हनियन की पूरी बॉडी बहुत सारे ब्लैक होल्स में बदल के आसमान की हर जगह फैलने लगती है। ये डेवल लेयर काले धुएं से ढक जाता है। वो इविल रेन जो कि इंसानों के ऊपर गिर रही थी, वो धुएं की वजह से कांपना शुरू हो जाती है। एट
द सेम टाइम उस ब्लैक फॉग में से हनियन की धाड़ों की आवाजें भी गूंज रही थी। हालांकि डार्क लॉर्ड की शैडो में जाने की वजह से जियान सेफ था, लेकिन इस ब्लैक में उसके टेरिफाइंग ऑरे को वो भी फील करता है। तभी धुएं के उन काले बादलों के बीच में एक घूमता हुआ स्पेस पोर्टल बना था, जिसमें से क्रीकिंग साउंड के साथ निकलती एक सिल्वरी होली सोल। ये सोल पैलेस की यूनिक टेक्निक होती जिसका नाम था गैस जजमेंट। इस खास किस्म की पावर को बनाने के लिए बहुत सारी सोल्स और घोस्ट वर्ल्ड की क्रीचर्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कीमत बहुत भारी होती, लेकिन इसका इफेक्ट भी उतना ही शानदार था। उन काले बादलों में छिपा हुआ हनियन बोलता है, अगर हमें ये नहीं मिल सकता तो ये तुम्हें भी नहीं मिलेगा। अभी उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन वो हाथ उठा के थामने का इशारा करता है। किसने टिकी होती इविल ट्री की कैनोपी के ऊपर की उस कर्टन के ऊपर। वहीं पे उन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को जब गामा और बाकी लोग फील करते हैं, वो चौंक के बोलते हैं, नहीं ये डेवल फ्रूट को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस डेवल फ्रूट को कंडेंस करने के लिए न जाने कितने सिनर्स, इंसानों और सोल बीस की बलि दी गई है। ये इन सबकी जान से ज्यादा कीमती चीज थी। उस ब्लैक मिस्ट में छिपा वो हनी नीचे इशारा करके बोलते पूरी तरह से खत्म हो जाओ। तभी वो सिल्वरी सोर्ड जो कि घास जजमेंट की पावर को रखती थी, ये बडम बडम के साउंड के साथ एकदम दिमाग को हिला देने वाली फ्लक्चुएशंस को रिलीज करती है। फिर अपनी हैवी मोमेंटम के साथ शूट हो जाती नीचे की तरफ। अगर अटैक सच में कल्ड्रन से टकरा गया तो डेवल फ्रूट और कल्ड्रन दोनों ही तबाह हो जाएंगे। ऐसे मंजर को देख के आंखें तो जियान की भी सिकुड़ गई होती है। वो बोलता है पागल सच में डेवल फ्रूट को नष्ट करना चाहता है। फिर उन इविल रेन से कंट्रोल पपेट्स को देखता है जो बिना अपनी जान की परवाह करते हुए सीधा सिल्वरी सोल सोर्ड की तरफ बढ़ने लगे थे। इस सिल्वरी सोर्ड में अनगिनत सोल बॉडीज और घोस्ट भरे होते हैं। इसकी पावर उस लेवल तक जा चुकी थी कि 8 स्टार 2 इमोर्टल भी अपने आप को हथियार डालने से रोक नहीं पाएगा। वो जानता था कि गामा जैसे 6 to 7 स्टार 2 स्टार लेवल के एक्सपर्ट जैसे बिल्कुल नहीं रोक सकते। इसी वलोमार्ट जो कि डार्क ग्रीन मिस्ट में बदल चुका होता है, वो इस सीन को देख के कांप उठा था। वो बोलता है नॉट गुड। इस डेवल फ्रूट में उसकी जिंदगी की सारी मेहनत थी, इसलिए वो अचानक से फर्नेस के सामने प्रकट होता है और आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिखाई दिया था। वो जैसे अपने राइट हैंड को खोलता है, कर्टन के अंदर का फ्रूट उसके हाथ में आ जाता है। ये फ्रूट अभी मैच्योर नहीं हुआ था, इसका बस 1/3 हिस्सा ही पका होता है। ध्यान से देखा जाए तो कर्टन की थोड़ी सी गहराई में अभी 2 फ्रूट्स और मौजूद थे। ये फल स्ट्रॉबेरी से थोड़े से बड़े हो गए होते हैं और इनके अंदर एक काले रंग का लिक्विड बह रहा था। ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में से एक आधा पका था और दूसरा लगभग पूरा हो चुका होता है, बस इसमें से छोटी जगह रह गई होती है। जब वो हनबुजी जिसने ज्ञान के इनकार्नेशन लोटस को जैसे से रोका था और अभी उसकी हालत बहुत गंदी हो चुकी होती है, लेकिन सीन को देख के उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। वो चिल्ला के बोलते हैं हनियन। वही मार के हाथ का फ्रूट भले इमेच्योर हो, लेकिन तब भी इसकी 1/3 पावर भी इतनी भयानक थी कि उस जैसे एक्सपर्ट को कांपने पे मजबूर कर देती है। मार हंस के बोलते सुसु मजबूरी है, लेकिन मुझे शुक्रिया भी कहना होगा। आखिरकार तुमने मुझे रिसर्चर और एक्सपेरिमेंटर बनने का मौका दिया। ये उस फल को ऐसे देख रहा होता है जैसे उसका बच्चा हो। धाड़ के बोलते हैं मार्क क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुमने इस फ्रूट को ऐसे ही निगल लिया तो आगे क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते। महाराज के बोलते हनियन क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है? उसकी हथेली फ्रूट को तेजी से पकड़ती है और आंखों में चमक बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। हनियन कहता है डर, मैं सोल पैलेस के हॉल मास्टर्स में से एक हूँ, एक 8 साथ 2 इमोर्टल। क्या मुझे तुम्हारी ऐसी मामूली से इंडिविजन से डरने की जरूरत है? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फ्रूट को मुझे दे दो। हनियन भले अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका वो ट्रेम्बलिंग हैंड सब कुछ साफ कर देता है। वो मार पागलों की तरह बोलता है लोग बस 5 एट्रीब्यूट्स को जानते हैं, लेकिन दुनिया में न जाने कितने रिसर्चर्स ने साबित किया है कि दुनिया में से कई ज्यादा एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जैसे स्पेस, समनिंग, लाइट। हर एक एट्रीब्यूट अपने पीछे खून खराबे की नदियां लाता है, लेकिन ये कीमत चुकाने के लायक है। मेरे मार के नाम को दुनिया याद रखेगी। वो डेविल फ्रूट को ऊपर की तरफ उठा के कहता है ये बस एक फल नहीं बल्कि एक नई युग की शुरुआत है और हम इसे डीमन कहते हैं। तुम चाहो तो उसे डीमन एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। जब हम ध्यान से उसके हाथ के फ्रूट को देखते हैं जो कि बिल्कुल कांच जैसा लग रहा था, इसके बीच में एक भयानक इविल एनर्जी उमड़ रही होती है। वो गामा भी बोलते हैं आखिरकार डीमन एट्रीब्यूट सफल हो गया, हम सब इसके गवाह हैं। फाइनली हनी ने वेट नहीं करता, वो नीचे इशारा करके बोलते हैं सोल सोर्ड नष्ट कर दो इसे। उसने अपने मुंह से काला खून उगला था। ये उसका सोल एसेंस नहीं बल्कि ओरिजिन एसेंस था, जिसे अब्सॉर्ब करके वो तलवार बहुत तेजी से चमकने लगती है, जैसे इसने अपनी सारी बेड़ियों को तोड़ दिया हो। हनी धाड़ता है मार डाय, लेकिन मार जोर से चिल्ला के बोलता है इतना आसान नहीं है। वो अपने मुंह से डार्क ग्रीन खून को उगलता है, फिर गूंजती है क्रंच की आवाज। अपनी हथेली में उसने डेविल फ्रूट को क्रश कर दिया था। इस मंजर को देख के लोग एकदम स्टंट रह गए थे, जैसे उस फ्रूट का आउटर शेल बिखरा था, अंदर का वो डार्क ग्रीन लिक्विड बहने लगता है। ये किसी एक्सट्रीमली टेरिफाइंग डिमोनिक ऑरे की तरह मार के पूरे शरीर को गूंज लेता है। हवा में कंडेंस होने लगे थे बहुत सारे अजीब से पैटर्न्स, जैसे कोई अजीब सा रिचुअल शुरू हो चुका हो। एट द सेम टाइम मार की चीखों की आवाजें गूंजती हैं, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं और वो अपने सिर को पकड़ के पागलों की तरह चिल्लाता है। इस सीन को देख के जियान जैसे एक्सपर्ट के भी चिल फैल रही थी। वो तुरंत ही बोलता है पीछे हटो। अभी उसकी होली फ्लेम क्रिस्टल में से ऐसी फ्लक्चुएशंस बाहर आ रही होती हैं जो बताती हैं कि किसी टेरिफाइंग एंटिटी का
जन्म होने वाला है। ये सुन के गामा और बाकी लोग भले अपने कदमों को पीछे लेने लगे हों, लेकिन तब भी उस डीमन एट्रीब्यूट को बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे थे। आखिरकार डेविल फ्रूट को निगलने की प्रक्रिया अब तक किसी ने देखी नहीं होती और मारने से इमेच्योर फल को निगल लिया था। उसके साथ क्या होने वाला है कोई नहीं जानता था। वो डार्क ग्रीन ब्लड मिस्ट मार्क की पूरी लाइफ को खींचने लगती है, जैसे कोई लिविंग एंटिटी हो, जैसे मार्क की लाइफ फोर्स को सॉल्व करके अपने असली रूप को बाहर लाना चाहती हो। ये पावर इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि स्पेस और टाइम का फैब्रिक भी अपने आप ही पीछे हटने लगा था। चारों तरफ क्रैकिंग साउंड से डिस्टॉर्शंस अपीयर होते हैं। अगले सेकंड में मार्क का इंसानी शरीर ऑफ की संग खून में बदल गया था और एक कंडेंस होकर ट्रांसफॉर्म होता है डीमन बेबी में, जिसकी आंखें भी बंद थी। वहीं पे वो सोल सूट जो कि आगे बढ़ रही होती है, कुछ मिस्टीरियस इविल पैटर्न्स इसके रास्ते को रोकते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। खैर अभी स्पीड तो तुम्हारे भाई के दिमाग की भी कम हो गई है। आखिरकार इस एपिसोड में ट्विस्ट और टर्न्स ही इतने थे। चलो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गुड और इविल की बैटल। अभी बैटल दूर दूर तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए उम्मीद है कि आप सब अपने एक्साइटमेंट को कम नहीं होने दोगे। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। मेरे पास तो अभी इतनी एनर्जी नहीं कि आपसे सही सवाल भी पूछ लूं। क्या चैनल की मेंबरशिप से ओपन है, जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार न हो रहा हो, वो डेफिनेटली उसका पार्ट बन सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को, जो उनका ऑप्शन चैनल की होम पेज सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। तब तक लिए तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।